तो जैसे आप सबको पता है कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया नेपाल के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा था और नेपाल के ऊपर कब्ज़ा करके नेपाल की सारी ज़मीनों को हथियाना चाहता था। आपने देखा भी होगा कि नेपाल की सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी ने कब्ज़ा की है तो वो है इंडिया। आज इंडिया खुद इसी बात को तस्लीम कर रहा है और कह रहा है कि कैसे हमने नेपाल की बाकी ज़मीनों को छोड़ दिया, जैसे काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियादूरा को हमने कब्ज़ा किया। इसके अलावा और सारे इलाकों के ऊपर हमने कब्ज़ा किया। तो हमने कैसे नेपाल की पूरे मुल्क को, पूरी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया। चलिए आज देखते हैं इस बारे में डिटेल से वीडियो, फिर आपको बताते हैं हाउ इंडिया लॉस्ट नेपाल। 1975 में सिक्किम जब भारत का भाग बनता है तो नेपाल को परेशानी होती है। नेपाल कहता है कि नेपाल को जोन ऑफ पीस चाहिए। आप कहेंगे है क्या? नेपाल प्रपोज करता है एग्रीमेंट पर साइन करे पाकिस्तान, चाइना और इंडिया कि कोई भी कभी भी अपना कोई मिलिट्री बेस, कोई ऑपरेशन नेपाल में करेगा ही नहीं। चाइना ने कहा साइन कर लीजिए आप, पाकिस्तान ने कहा प्लीज साइन कर लीजिए आप, इंडिया ने कहा नहीं। तो आप कहेंगे ऐसा इंडिया ने क्यों कहा? पहले आप समझिए चाइना ऐसा क्यों कह रहा था। 1975 था ये। ऑलरेडी चाइना को पता है कि नेपाल अगर सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते किसी के साथ रखता है, बीच में अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंडेंस और गुड रिलेशंस किसके साथ हैं? इंडिया के साथ हैं। पाकिस्तान को भी पता है अरे नेपाल ये तो भाई इंडिया के साथ रहता है, और अगर इसने ऐसे एग्रीमेंट पर इंडिया से साइन करा लिया कि कभी भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन, कोई मिलिट्री बेस नेपाल की सरजमी पर होगा नहीं, तो इससे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगी किसको? अरे उसको होगी जो इतने समय से कोशिश कर रहा था कि नेपाल उसके साथ आ जाए। वो अलग बात है बीच में हिमालयास खड़े थे, लेकिन तकनीक के सहारे, पैसे के सहारे आज उन हिमालयास की दीवार को भी तोड़कर वो ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बना रहा है चाइना, जो कि हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। इस पूरी स्टोरी को जानते हैं। इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले कुछ करंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, फिर उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे ऐसा लग रहा है कि नेपाल अब चाइना के इतने ज्यादा क्लोज हो गया है कि उसका खामियाजा बहुत बड़ा भारत के लिए हो सकता है, अनटिल अनलेस हम अपनी डिप्लोमेसी और जो रियलिस्ट यू कैन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें से कुछ निकाल कर करें। इसके बाद हम जाएंगे रूट्स पर, क्योंकि आज अगर किसी के रिश्ते किसी के साथ डिफाइन होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ इवेंट्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी से सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, और उसके बाद हम आज के चैलेंजेस पर बात करेंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले फ्रंटियर पर हो, जिस पर इससे पहले हम नहीं जानते थे कि अच्छा चाइना के लिए ये भी एक बड़ा फ्रंट हो सकता है, लेकिन कैसे है, क्या गेम है, सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये वीडियो हम बना क्यों रहे हैं? रिसेंट अपडेट क्या आया है कि यहाँ पर केपी शर्मा ओली जी, नेपाल के प्रधानमंत्री, पहुंचते हैं चाइना, और इस 3 डे विजिट में वो साइन करते हैं बीआरआई को लेकर एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बीआरआई पर तो शायद 2017 में साइन कर दिया था। साइन तो किया था, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की तरफ से भी दबाव था। नेपाल को पता था ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिए इंडिया पर भी तो डिपेंडेंट है नेपाल, लैंडलॉक्ड है नेपाल। तो ऐसे में भारत को नाराज नहीं किया जा सकता, और भारत इतनी आर्थिक मदद देता है, क्रेडिट लाइन देता है, ग्रांट्स देता है, हमारे हर साल के बजट में से ग्रांट होता है। 60 लाख से ज्यादा नेपाली लोग भारत में रहते हैं, जमीन खरीदकर बिजनेस करते हैं, यहीं पर सेटल्ड हैं। तो नेपाल को लगा कि एक हार्मनी वाला क्लॉज तो यहां पर रखना पड़ेगा। तो नेपाल ने जब चाइना के साथ बीआरआई को लेकर एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें ये हार्मोनियस क्लॉज रखा था। इसका मतलब था कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इस इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रबल्ड रिलेशनशिप है इसको हाईलाइट करेगा, तो नेपाल उसमें नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए नेपाल एक बफर स्टेट है 2 बड़ी ताकतों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। चाणक्य के मंडल सिद्धांत के हिसाब से देखें तो नेपाल है मध्यमा। मध्यमा का मतलब आप बीच में हैं, और बीच में होने से आपके एडवांटेज भी हैं, लेकिन अगर आपने कुछ लाइन क्रॉस करी तो डिसएडवांटेज भी हैं। मतलब एडवांटेज ये है कि अब 2 बड़ी ताकतें चाहेंगी आप पर अपना इन्फ्लुएंस रखना, आपको अपने पास रखना, तो आप दोनों से ज्यादा एडवांटेज ले सकते हो। जैसे कि अभी मैं जिक्र करूंगा 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी का, जिसके तहत ज्यादा फेवर नेपाल को मिला ना कि इंडिया को।
क्यों? क्योंकि मध्यमा है तो लुभा कर रखना पड़ेगा, अपना दोस्त बनाकर रखना पड़ेगा। तो ज्यादा एडवांटेज देना है दे दो, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा थोड़ी ना कुछ होता है, राइट? ये पैसे की कीमत क्या है? देश की कीमत सबसे बड़ी है। तो इस वजह से ऐसा किया गया। फिर वो ट्रीटीज रिवाइज भी हुई, अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन पॉइंट इज, नेपाल ने कहा चाइना आपसे भी तो कुछ एडवांटेज मिल सकती है। चाइना ने कहा बिल्कुल, आज तुम्हारे पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। वो 1950s अलग था, आज का चाइना अलग है, वहां से भी एडवांटेज ली। लेकिन अगर दोनों तरफ से जो आप एडवांटेज लेते हैं, अगर वो एक तरफ जहां से आपके रिलेशनशिप ज्यादा अलाइन थे उसके लिए बड़ा खतरा बन जाए, तो भाई साहब जो अभी तक तुम्हें एडवांटेज मिल रही थी वो तो जाएंगी ही जाएंगी। दूसरे से जो एडवांटेज लेकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहे थे, शायद वो भी ना बढ़ा पाओ। तो इस वजह से नेपाल ने जो किया, ये कोई एहसान नहीं था। नेपाल ने एक सूझबूझ का इस्तेमाल करा और हार्मोनियस क्लॉज यहां पर लगवा लिया। अब लेकिन इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इनके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि वहां पर कंट्रवेंशन था। दूसरी नेपाल को सीख मिली श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका ने, याद है आपको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर हम पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हम बन टोटा दे बैठे। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था। और उसके बाद इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया। ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस में जब श्रीलंका ने रीच आउट किया चाइना को कि वी नीड इकोनॉमिक हेल्प, तो चाइना वाज लाइक, अरे हम तो तुम्हारे सबसे बड़े फॉरेन लैंडर्स में से ऑलरेडी हैं, हमारा इतना बड़ा उधार तुम पर है और तुम हमसे और पैसे मांग रहे हो। उस समय पर श्रीलंका की आर्थिक मदद किसने की? इंडिया ने की। ऑलरेडी जो हमारे लोन वहां पर थे, हमने उसको रिस्ट्रक्चर किया, कहा कि अभी देने की जरूरत नहीं है, लो लोन पेमेंट में भी मोरेटोरियम ले लो, अदर क्रेडिट लाइन भी ले लो। तो यानी कि नेपाल को इससे सीख मिली कि यार यहां पर हमें चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट होकर नुकसान हो सकता है। लोन के नाम पर जो ये बीआरआई प्रोजेक्ट बनाता है और कहता है एक बार आप प्रोजेक्ट लगा लो, पैसा ही पैसा होगा, आप हमारा पैसा भी दे पाएंगे और अमीर भी हो पाएंगे। कौन अमीर हो रहा है ऐसे प्रोजेक्ट से? फाइनली इन्होंने इस बार जो विजिट में गए, तो देखिए ये क्रूशियल क्यों है, क्योंकि इस विजिट में इन्होंने कहा कि बीआरआई प्रोजेक्ट बनेंगे तो सही, लेकिन नेपाल लोन नहीं लेगा। आप कहेंगे इतना पैसा आ गया कि लोन नहीं लेगा? नहीं नहीं, कह रहे हमें ग्रांट दे दो। अब ये बातचीत इनके बीच में चल रही थी पिछले कई सालों से। अब चाइना इस पर एग्री नहीं कर रहा था। चाइना कह रहा है ये क्या बात हुई भाई, तुम्हारे यहां पर बनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और तुम कह रहे हो लोन नहीं लोगे, तो प्रोजेक्ट तुम्हारे, पैसा हम क्यों लगाएंगे भाई, ग्रांट क्यों दें? ग्रांट इज लाइक दान, दे दिया, हमें वापस नहीं चाहिए। लेकिन इस बार नेपाल ने कन्विंस कर लिया है। अब आप सोचो, क्या बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए चाइना ग्रांट दे रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, उधार नहीं है ये, तो क्या ऐसे ही दे देगा? नहीं नहीं भाई साहब, इसके बदले कुछ तो चाहता होगा चाइना। अब यही इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि अब बीआरआई के जो प्रोजेक्ट हैं वो इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे, जिनके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। क्या कयास थे? कि रोड के नेटवर्क, रेलवे के नेटवर्क चाइना से कनेक्ट करते हुए इंडिया का जो बॉर्डर है, यानी कि बिहार और यूपी वाला बॉर्डर, स्पेशली इंडो गैंगेटिक प्लेन, इनको टारगेट कर सकता है चाइना। यहां तक वो प्रोजेक्ट्स आएंगे। इसके अलावा टेलीकॉम, चाइना का ये जो डिजिटल, जो सिल्क, मतलब एक तो सिल्क मैरीटाइम रूट है, एक है इनका डिजिटल रूट। तो ऐसे में इन्होंने नेपाल के साथ कहा है कि ZTE और हमारी हुआवे, ये दो कंपनीज आपके यहाँ टेलीकॉम मॉडर्नाइजेशन करेंगी और जो नेक्स्ट जनरेशन का नेटवर्क है वो आप। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया पाकिस्तान हुआ ही नहीं करती थी, तब नेपाल एक बड़ा अजीम नेपाल हुआ करता था, जिसको ग्रेटर नेपाल के नाम से जाना जाता था, जो कि पृथ्वी नारायण शाह ने 1550 के ईस्वी से बनाना स्टार्ट किया था। 1650 के टाइम पे ग्रेटर नेपाल एक बहुत अजीम मुल्क बन गया था। तब अंग्रेज़ भी यहाँ पे आ चुके थे और अंग्रेज़ आने के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ग्रेटर नेपाल की ज़मीनों को अगर हम देखें, या नेपाल की, अजीम नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते जा रहा था। अगर हम अजीम नेपाल की बात करें तो एक टाइम पे ये बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ भी आहिस्ता आहिस्ता से अब नेपाल की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने की तरफ आना चाह रहा था और नेपाल के ऊपर कब्ज़ा करने की बात करना चाह रहा था। यहाँ पे अगर हम नेपाल की बात करें तो आप सबको पता है कि नेपाल बढ़ता जा रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने नेपाल के कई इलाकों को, यानी आधे से ज़्यादा नेपाल को तोड़ दिया। नेपाल को जब तोड़ दिया गया तो नेपाल के काफ़ी सारे हिस्से बट गए। नेपाल के सबसे ज़्यादा हिस्से अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों ने लिए हैं। अंग्रेज़ों ने नेपालियों के साथ एक वादा किया और ये वादा ये था कि अगर हम आपके मुल्क से, यानी हिंदुस्तान से वापसी जाएंगे तो हम आपको नेपाल को सारी ज़मीनें देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1947 में ये नहीं गए। अब 1947 में जब नेपाल की ज़मीनें नेपाल को नहीं मिली तो नेपाल के जो बादशाह थे, जो किंग्स थे, जो राजा महाराजा थे, तो उन्होंने गुस्से में ये कह दिया कि भाई आपने, अंग्रेज़ों ने हमारा मुल्क आधा ले लिया है तो ये बाकी मुल्क पे आप अपने मुल्क में शामिल कर दो।
दो। तो वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये मना कर दिया कि हम आपके मुल्क को शामिल नहीं करना चाहते। तो ये जो बात हुई थी ना कि नेपाल को कब्जा करना, हाउ वी लॉस्ट नेपाल, तो ये हुआ इस तरीके से था कि राजा महाराजा उन्होंने गुस्से में आकर ये कह दिया कि भाई हमारा मुल्क तो आधा वैसे ही चला गया, हमारे पास तो पहाड़ रह गए, तो ये बाकी मुल्क भी आप ले लो। तो तब ऐसा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के बीच में कई सारी